एप्ला एंटीबॉडीज, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज। क्या होती है ये एप्ला एंटीबॉडीज और क्या रिलेशन है इनका मिसकैरेज के साथ? हम जानते हैं कि जब भ्रूण बच्चेदानी के अंदर यूट्रस के अंदर की लेयर से चिपकता है, पहले 6 हफ्ते की जो ग्रोथ है वो उस एम्ब्रियो के अंदर के ही जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उससे होती है, परंतु 5 to 6 वीक्स के बीच में जो एम्ब्रियो है उसको मदर के ब्लड वेसल से कनेक्शंस बनाना होता है और इसके आगे की जो ग्रोथ है वो माँ के शरीर से जो ब्लड वेसल्स आते हैं उनके साथ इसका कनेक्शन प्रॉपर बनने और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पे निर्भर करता है। कभी कभी महिला के शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज रहती हैं जो ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल लेयर रहती है जिसको वो चिकना रखती है, जिसको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, उसके अगेंस्ट रहती है। तो जब ये एंटीबॉडीज ब्लड वेसल की वॉल पर जाकर चिपकती हैं तो वहां पर छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। इन क्लॉट्स के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाता है और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको जिस तरह का न्यूट्रिशन माँ के शरीर से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसी कारण एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज के जो पेशेंट्स हैं उसमें लगभग 70 to 80% को मिसकैरेज हो जाता है यदि इसका समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं किया गया। आइए जानते हैं कि कौन सी वो एप्ला एंटीबॉडीज है जिनको टेस्ट करना आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, परंतु ये कंप्लीट टेस्ट नहीं है। यदि आपको कंप्लीट टेस्ट कराना है तो आपको एप्ला टोटल नाम की प्रोफाइल करानी पड़ेगी। एप्ला टोटल प्रोफाइल में सबसे पहला टेस्ट होता है एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, IgG और IgM। दूसरा होता है ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट। लूपस एंटीकोएगुलेंट को हर लैब के द्वारा कम से कम 3 तरीके से टेस्ट होना आवश्यक है। सबसे पहला है APTT, दूसरा है DRVVT और तीसरा है ELISA। ये सब आपको जानना इसलिए आवश्यक है कि कई लैब्स कॉस्ट कम करने के लिए इन तीनों की बजाय किसी एक ही तरीके से ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट टेस्ट कर देते हैं जो कि गलत है और मिसलीडिंग हो सकता है। तो सबसे पहले एंटीबॉडी हुई एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, दूसरा हुआ ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट व्हिच हैज टू बी टेस्टेड बाय 3 मेथड्स, थर्ड है एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी भी IgG और IgM दोनों को टेस्ट करना बहुत आवश्यक है। यदि किसी का एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ट्रांजिएंटली यानी कि बहुत कम समय के लिए ये एंटीबॉडी का लेवल रेज हो जाता है, तो इसको 6 वीक्स बाद एक टेस्ट रिपीट करके कंफर्म करना आवश्यक है। यदि ये एंटीबॉडीज परसिस्टेंटली पॉजिटिव आ रही हैं तब पेशेंट को ब्लड थिनर इंजेक्शंस की आवश्यकता होती है। पर ध्यान रखिएगा ये ब्लड थिनर्स हम 6 हफ्ते के बाद में देते हैं, यानी प्रेगनेंसी इम्प्लांट होके उसमें धड़कन आ जाए उसके बाद ये ब्लड थिनर्स चालू किए जाते हैं। ब्लड थिनर में जो मेन इंजेक्शन है वो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन या LMWH। इसी के साथ साथ इकोस्प्रिन यानी कि एस्पिरिन का 75 mg टैबलेट भी पेशेंट्स को दिया जाता है, पर ये दोनों ही ट्रीटमेंट कंसीव होने के बाद देने हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि एप्ला पॉजिटिव पेशेंट्स को कंसीव होने के पहले से ही ये दवाइयाँ दी जा रही हैं, वो बिल्कुल गलत है। कंसीव होने के बाद जब आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है तब ये इंजेक्शंस आपको डेली लेने हैं। ये स्किन में लगते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद कभी कभी लोकली वहां पर नीला निशान आ जाता है, परंतु इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपने प्रॉपरली LMWH इंजेक्शन लगाया है, इकोस्प्रिन टैबलेट ली है, तो आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। इसका चांस 85% है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हम अक्सर मिसकैरेज को ऐसा सोचते हैं कि ये अवॉइडेबल नहीं था या ये बाय चांस हमारे साथ हो गया है, जो कि कई केसेस में सच है, परंतु लगभग 15 से 20% केसेस में मिसकैरेज का कारण एप्ला एंटीबॉडीज रहते हैं। इनको डायग्नोज करना बहुत आसान है, इसको ट्रीट करना बहुत आसान है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो यदि आपका मिसकैरेज हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिसका मिसकैरेज हुआ है, उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए और हमारे चैनल से इसी तरह की जानकारी के लिए लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।